डिलाइट है इस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बांग्लादेश के एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को आज फांसी की सजा जो है सुना दी है और उनके साथ साथ कुछ और अभियुक्तों को भी फांसी की सजा दी गई। क्यों उनको फांसी दी गई है और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जब से बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ है तब से शेख हसीना भारत के अंदर हैं। क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपना होगा? किस तरीके से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते रहने वाले हैं? इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा गहराई से बात करेंगे। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं ये शेख हसीना है ना। भारत के साथ जब तक ये बांग्लादेश के अंदर पीएम के तौर पर रही, भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे रहे। लेकिन आपको पता है वहां पर जेनजी आंदोलन होता है ना, युवाओं का एक आंदोलन होता है और आरक्षण के मुद्दे को लेकर चीजें खराब होती हैं और एकदम से वहां पर तख्ता पलट की सिचुएशन हो जाती है। शेख हसीना को भागना पड़ता है, निर्वासित होकर वो भारत आ जाती है। भारत उनको गेस्ट के तौर पर स्वीकार करता है और बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनती है। बहुत सारी वीडियोस में हम लोगों ने उस टॉपिक को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। अब बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार चल रही थी और जो केस जो है मोहम्मद शेख हसीना पर फाइल किया गया था, और केस ये था इस चीज को लेकर कि इनके समय में या इनके कार्यकाल में कई लोगों की हत्याएं सरकार के द्वारा की गई। लगभग 1400 के आसपास इस तरह के आंकड़े को बताया गया है। अब इतनी सारी हत्याएं जो है की गई हैं, उसके एवज में इनको फांसी देने की मांग की गई थी। और जैसे ही बांग्लादेश के एक न्यायाधिकरण ने इनको फांसी की सजा सुनाई तो कोर्ट के अंदर काफी सारे जो है लोगों ने जश्न मनाया, बहुत खुशी जाहिर की और इसके साथ साथ जो बाकी आरोपियों को भी सजा देने की बात कही गई। अब क्या सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या इस डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्या सच में इनको फांसी पे लटका दिया जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत ने 1958 से, जब से दलाई लामा भारत आए तब से लेकर उनको आज तक चीन को नहीं सौंपा है। चीन ने बार बार भारत को बोला है कि दलाई लामा हमें वापस कर दीजिए, है ना, क्योंकि वो तिब्बत के हिसाब से विद्रोही हैं, भाग के गए हुए हैं, लेकिन भारत ने नहीं किया। उसका कारण आप लोग जानते हैं कि अतिथि देवो भव, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भारत में फॉलो करते हैं और वही कॉन्सेप्ट के नाते शायद ही भारत जो है शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा, है ना। अब बात यह है कि आपको पता है कि अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं वहां पर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, इनके साथ भारत के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं, है ना। जब से ये सरकार के प्रमुख बने हैं तब से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं, चीन में जाते हैं और वहां पर खुद को, खास करके बांग्लादेश को, बंगाल की खाड़ी का बेताज बादशाह ये बोलते हैं। चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास इन्वेस्टमेंट करने की बातें कहते हैं और चीन को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए बंगाल की खाड़ी में और बांग्लादेश को सेंटर में रखकर अपने इन्वेस्टमेंट मॉडल को इंप्लीमेंट करिए, बड़े स्तर पर बांग्लादेश में निवेश करिए, बड़े स्तर पर बांग्लादेश का विकास करिए और चीन और बांग्लादेश मिलकर जो है 21वीं सदी को लीड करेंगे। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें जो हैं शेख हसीना, खास करके मोहम्मद यूनुस के द्वारा कही गई। आपको पता है इन सब चीजों को लेकर भारत के साथ काफी सारा टकराव भी है, बांग्लादेश का बन गया था। लेकिन बीम्स्टेक समिट होती है, वहां पर बांग्लादेश के प्रमुख जाते हैं, अंतरिम सरकार के प्रमुख, और भारतीय पीएम भी जाते हैं। काफी जो है पीएम ने हालांकि मना कर दिया था, भारतीय पीएम ने, कि मुलाकात नहीं होगी। लेकिन सिचुएशन को थोड़ा समझते हुए, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और बांग्लादेश के निर्माण में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम बांग्लादेश को चीन के हाथों में इस तरीके से छोड़ देंगे तो शायद भारत की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें खराब हो सकती हैं। इसलिए भारत के पीएम ने वहां पर बांग्लादेश के पीएम से मुलाकात की और चीजें बेहतर करने की दोनों लोगों ने बातें भी कही। लेकिन कुछ खास जो है दोनों के संबंधों में देखने को नहीं मिल रहा है। द्विपक्षीय स्तर की बैठकें जो है अभी तक आयोजित नहीं हुई हैं और बांग्लादेश लगातार चीन के निवेश को, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो डिसीजन है ये भी कोई छोटा डिसीजन नहीं है। क्यों शेख हसीना को लटकाना चाहते हैं अंतरिम सरकार के प्रमुख, खास करके मोहम्मद यूनुस? क्यों चाहते हैं कि शेख हसीना ना रहे? क्योंकि आपको पता है शेख हसीना वैसी नेता है जिन्होंने भारत के साथ बहुत बेहतर संबंधों को बनाया है। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना ने चीन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है।
चीन के साथ संबंध भी शेख हसीना के ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन जब चीन और भारत के कंपैरिजन की बात आती थी तब सबसे ऊपर स्तर पर जो है भारत को रखा जाता था। ये चीजें भारत कभी भूल नहीं सकता है, इसीलिए भारत ने उनको अपने यहाँ रखा हुआ है। और मुझे नहीं लगता है इस डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत कुछ करने वाला है। शेख हसीना की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इस चीज से पीछे नहीं हट सकती। अब बात यह है कि हमें यहाँ से बांग्लादेश को कैसे डील करने की जरूरत है। देखो, व्यवहारिकता को अपनाना होगा। भारतीय विदेश नीति अब मुझे लगता है धीरे धीरे प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ रही है। जैसे हम लोगों ने तालिबान के साथ चीजों को बेहतर किया है, जैसे हम लोग म्यांमार के सैन्य शासन, जुंटा शासन के साथ रिलेशन बना रहे हैं, उसी तरीके से हमें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ भी डिसीजन या अच्छे संबंध जो है बनाने होंगे। ध्यान से इस मैटर को समझते हैं। बांग्लादेश सेम वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया कि चीन के हाथों में अभी खेल रहा है। और जब एक एक करके सारे पड़ोसी चीन के हाथों में खेलेंगे, तब कहीं ऐसा ना हो कि हम इतने पीछे छूट जाएं कि कल को दोनों देशों के बीच में भरोसे की कमी देखने को मिले। जितना हम चीन के हाथों में किसी पड़ोसी को छोड़ेंगे, उतना ज्यादा हमारी सुरक्षा को लेकर, संप्रभुता को लेकर, सीमा सुरक्षा को लेकर बहुत सारी चीजों का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ हमें अच्छे संबंधों को बनाना होगा। हमें शेख हसीना को भी समझाना होगा कि देखो, हमारे रिलेशन बनाने का कारण ऐसा नहीं है। आपको भी पता है कि अभी वर्तमान जो स्थिति है कुछ और है। दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध होने चाहिए, दोनों देशों के बीच में सुरक्षा के संबंध होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है अमेरिका की सेना जो है बांग्लादेश के अंदर बार बार आ रही है। और अमेरिका इस साउथ एशिया में और खास करके इंडो पैसिफिक के क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहता है बांग्लादेश के माध्यम से, क्योंकि भारत तो आपको पता है कि ये सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अमेरिका को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश एक अच्छा मोहरा हो सकता है चीन को काउंटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी सिचुएशन में अगर अमेरिका की सेना बांग्लादेश के अंदर आएगी, है ना, और इंडो पैसिफिक को लेकर बड़े स्तर का गेम खेला जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो भारत इन सब चीजों में पीछे छूट जाए। और अमेरिका की सेना का यहां पे आना, तो भारत कतई नहीं चाहेगा कि ये क्षेत्र जो है युद्ध का मैदान बन जाए। कहीं ऐसा ना हो आज जो मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है वही सब भारत के पड़ोस में देखने को मिले, क्योंकि सिचुएशन वैसी ही। म्यांमार के अंदर इस समय भी गृह युद्ध चल रहा है, बांग्लादेश के अंदर अमेरिका की सेना आ रही है, नेपाल के अंदर हाल ही में जनजी आंदोलन हुआ है, श्रीलंका, मालदीव भी इन सब चीजों से अछूते नहीं। अगर ये सारी चीजें लगातार चलती रहीं तो भारत का पड़ोस जो है वो अस्थिर हो जाएगा। और पड़ोसी अगर अस्थिर होते हैं या पड़ोस में अस्थिरता होती, तो इससे भारत को भी बहुत बड़े स्तर का नुकसान हो सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर हमें थोड़ा सा ध्यान से रणनीति को बनाकर आगे बढ़ना होगा। कोशिश करनी होगी हमें कि हम लोग भारत बांग्लादेश के साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करें, हम चीन के साथ भी बेहतर संबंधों को बनाने की कोशिश करें, अफगानिस्तान के साथ भारत बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर ही रहा है। एक पाकिस्तान को साइड में रखकर मुझे ऐसा लगता है सभी पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने होंगे। पाकिस्तान के साथ हम तब तक अच्छे संबंध नहीं बनाएंगे जब तक वो आतंकवाद के खिलाफ काम नहीं करता है। अभी आपको पता है हाल ही में दिल्ली लाल किला के सामने इस तरह का एक ब्लास्ट हुआ, और अभी उसकी जांच भी चल रही है। क्या उसमें पाकिस्तान के हाथ हैं या पाकिस्तान की तरफ से कुछ एफर्ट्स किए गए हैं, ये सारी चीजों पर अभी पर्दा उठना बाकी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।